सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे। सो मोस्ट वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी एंड आई एम अभिषेक जैन। सो जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 को लेकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो सीरीज है, यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे। जो अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, उनका सटीक एनालिसिस यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा। तो एक बार सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इस सेशन का बेनिफिट यहाँ से उठा सके। तो सभी को वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, जितने भी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा, अनअकैडमी के माध्यम से आप डेली इतनी सारी लाइव क्लासेस को देख पाते हैं, सीख पाते हैं, अपने डाउट्स पूछ पाते हैं। तो आप देखोगे इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको ये सारी की सारी चीजें एक्सेस हो रही है। इसके अलावा आपको अगर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज प्लस वाले जो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है, आइकॉनिक वाले कोर्सेज है, ऑप्शनल वाले कोर्सेज है, उसके लिए मेरा रेफरल कोड AKJ10 आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको न केवल 10% का डिस्काउंट मिलेगा, बट मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी आप लोगों को अवेलेबल रहेगी। तो आप सब लोग उसका बेनिफिट यहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा लाइव टेस्ट एंड क्विजेस डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे। जिस भी कैटेगरी का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, उसका अनलिमिटेड एक्सेस भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जहां पर 8:45 पर मेरी क्लास आप लोगों को अवेलेबल रहती है। आप देखोगे यहाँ पर पॉलिटी की मेरी स्टैटिक सीरीज चल रही है, जहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से हम पूरी की पूरी पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। तो सब लोग बेसिकली इस सेशन को देख सकते हैं, काफी सारी चीजें सीख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको बेसिकली अनअकैडमी में मेरी प्रोफाइल अभिषेक कुमार जैन को फॉलो करना होगा, ताकि आपको लगातार अपडेट सारी चीजों की मिलती रहे। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं। काफी सारे एजुकेटर्स, काफी सारे अलग अलग कोर्सेज, जिसका बेनिफिट आपको लगातार अपनी प्रिपरेशन के दौरान मिलता रहेगा, और यूपीएससी टॉपर बनने की तरफ आप एक कदम आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, और मैंने आपको बताया था प्लस कोर्सेज 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, जितने भी टाइम पीरियड के लिए आप लेना चाहेंगे वो अवेलेबल है। इस रेफरल कोड का यूज कीजिएगा, आपको डायरेक्टली डिस्काउंट मिलेगा, और आप और भी काफी सारे बेनिफिट, मेरी पर्सनल मेंटरशिप आपको यहाँ पर लगातार अवेलेबल होती रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस कोर्स के लिए, आइकॉनिक के लिए और ऑप्शनल के लिए आप सब्सक्रिप्शन यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अनअकैडमी का जो कॉम्बैट कंपटीशन है, जहाँ पर 45 मिनट में 60 क्वेश्चन आपको करने होंगे, काफी सारी प्राइजेस आपको देखने को मिलेगी, और आपको 3 महीने का यूपीएससी सीएससी जीएस सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलेगा टॉप 3 रैंकर्स को। तो आप इसके लिए 31 जनवरी को यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। 2021, 2022 और 2023 के लिए भी काफी सारे बैचेस लॉन्च कर दिए गए हैं। तो चलिए अपन डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस पर। उससे पहले आज थोड़ा सा पार्ट अपन बायोस्फीयर रिजर्व को लेकर देखेंगे, जो बेसिकली हमारा छूट गया था, क्योंकि हमने बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट स्टार्ट किया था। हमने लास्ट नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किया था, जो मेघालय में स्थित है। आज हम कुछ बायोस्फीयर रिजर्व देखेंगे, उसके बाद हम हमारे क्वेश्चंस लेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपको पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ध्यान रखना, अब मैंने आपको बोला था कि बायोस्फीयर रिजर्व में आप लोगों को क्या क्या सीखना है, पर्टिकुलर कौन से राज्य में है, कौन सी रेंज में, मतलब कौन सी पहाड़ियां वहां पर देखने को मिलेगी। उसके अलावा वहां की इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आपको नेशनल पार्क्स भी देखने को मिल सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने को मिल सकती है। तो उस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सेंचुरीज है, नेशनल पार्क्स है, लोकेशन कहाँ पर देखने को मिलेगी, फेमस स्पेसीज कौन सी है, तो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहली चीज तो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा रेंज में आपको ये देखने को मिलेगा। सब लोगों को आई थिंक सारी चीजें समझ आ रही होगी। सतपुड़ा रेंज में मध्य प्रदेश में आपको ये देखने को मिलेगा, आपका ये बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, इसकी ज्योग्राफी के अंदर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर कुछ सेंचुरीज भी देखने को मिलेगी, जैसे कि सतपुड़ा नेशनल पार्क भी इसी के अंदर देखने को मिलेगा, पंचमढ़ी सेंचुरी भी इसी के अंदर देखने को मिलेगी, बोरी सेंचुरी भी आपको इसी के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, सो ये आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन कौन सी सेंचुरीज, कौन कौन से नेशनल पार्क इस रेंज में आते हैं। ठीक है,
अब आप देखोगे एमपी वाला पार्ट है, तो जनरली आपको डेसिडुअस टाइप के फॉरेस्ट मिलेंगे, ठीक है। आप एक आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। जब आप भारत का मैप देखोगे तो एक आइडिया आप लोगों को हो जाएगा कि कौन से रीजन में कौन से फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। ये एमपी वाला रीजन है, यहाँ पर आपको डेसिडुअस टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे टीक मिल जाएगा, साल मिल जाएगा, मैंगो मिल जाएगा, फन मिल जाएगा, जामुन मिल जाएगा, अर्जुन, ये सारे का सारा फ्लोरा मिलेगा। सारे याद रखने की जरूरत नहीं है। पूना में यहाँ पर टाइगर्स भी मिलेंगी, और आपने देखा था कि लेपर्ड भी आपको एमपी के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। लेपर्ड्स आप देख सकते हो, क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा था लेपर्ड का सेंसस, हमने देखा था कि लेपर्ड को लेकर रिपोर्ट आई है कि 2014 से लेकर 2018 तक लगभग 62% लेपर्ड की पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आप यहाँ पर लिंक कर सकते हैं, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके अलावा, ठीक है, और भी आप देखोगे जनरली आपका चिंकारा है, डियर है, वाइल्ड डॉग्स है, ये भी सब आपको पंचमढ़ी में देखने को मिलेंगे। तो एक बार एमपी में अगर आप लोकेशन देखते हो तो आप देखोगे मध्य प्रदेश का ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश का पार्ट है, ठीक है। इस मध्य प्रदेश में आपको जो देखने को मिलेगा, ये पंचमढ़ी सेंचुरी वाला पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पर पचमढ़ी का है। इसमें बेसिकली सेंचुरीज भी होगी, ठीक है। नेशनल पार्क भी, सतपुड़ा नेशनल पार्क आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये भी इसी का पार्ट है पूरा का पूरा। ये जो पूरा का पूरा पार्ट आप देखने को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाया है। ठीक है, ये मैप तो बेसिकली आपका एमपी का है, ये तो छत्तीसगढ़ का पार्ट आ जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा करके हमने दिखाया है। ठीक है, बोरी सेंचुरी का पार्ट भी आपको इसी में देखने को मिलेगा। तो पूरा का पूरा तवा रिजर्वायर आपको देखने को मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पर। अब दूसरा चलते हैं सिमलीपाल। सिमलीपाल है आपका ओडिशा के अंदर, ध्यान रखना। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, आपको क्वेश्चंस इसके बाद लेने वाला हूं मैं। ठीक है, पहले कुछ अपन बायोस्फीयर रिजर्व देखेंगे, उसके बाद अपन क्वेश्चंस फटाफट से कवर करेंगे। ठीक है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ये आपको देखने को मिलेगा ओडिशा के अंदर। कहाँ पर देखने को मिलेगा? ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली आपको सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी देखने को मिल जाएगा, हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी, कुल्दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी। ये बेसिकली इसी के पार्ट है, क्योंकि एक बायोस्फीयर रिजर्व में आपको कई बार काफी सारे नेशनल पार्क, काफी सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने को मिल सकती है। ठीक है, और यहाँ पर आपको मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक समझ आ रहा है सारी चीजें आप लोगों को? ठीक है, यहाँ पर आपको पता है अभी उड़ीसा में आ गया, वेस्ट बंगाल के पास आ गया, तो बंगाल टाइगर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, बंगाल टाइगर, इसके बारे में ध्यान रखना। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर हॉर्नबिल जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हॉर्नबिल जो पक्षी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फ्लोरा में इसमें बेसिकली कोई ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नॉर्मल चीज है जो आप लोग यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। और ध्यान रखना, आज की नेक्स्ट 2 डेज आपकी क्लास नहीं होगी, सैटरडे और संडे को आपकी क्लास नहीं होगी। सैटरडे और संडे को आपका ऑफ रहेगा। आज भी बेसिकली मैं आप लोगों को ये जो हम प्रीवियस क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आज आप लोगों की अगर कोई भी डाउट मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। जैसे ही मैं डाउट्स को देखूंगा, आप सब लोगों के डाउट्स यहाँ पर एड्रेस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, ये ओडिशा वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा ईस्टर्न घाट वाला रीजन है। यहाँ पर बेसिकली क्या देखने को मिलेगा आपको? आपका कौन सा पार्ट? सिमलीपाल जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये उड़ीसा वाले पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार मतलब हम आ चुके हैं बेसिकली कहाँ पर? अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर। तो ये बेसिकली ग्रेट निकोबार जो लार्जेस्ट आइलैंड है निकोबार आइलैंड का, वहां पर ही आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया था नॉर्थ, मिडिल, साउथ, लिटिल, ये तो आपका अंडमान का पार्ट होता है। उसके बाद निकोबार स्टार्ट होता है, उसमें बेसिकली आप देखोगे कार निकोबार, और ग्रेट निकोबार सबसे नीचे आता है आपका। ठीक है, ग्रेट निकोबार सबसे बड़ा पार्ट है आपके अंडमान का, सॉरी निकोबार आइलैंड्स का। ठीक है, वहां पर आपको ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा। इसकी लोकेशन आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका जो इंदिरा पॉइंट है, आप देखोगे इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे नीचे वाला पॉइंट, ठीक है, जहां से भारत स्टार्ट होता है। ये मैक्सिमम टाइम आपका सबमर्ज देखने को मिलेगा, आपका इंदिरा पॉइंट। तो आपको बेसिकली जो ग्रेट निकोबार आइलैंड देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा आपका
सबसे लोअर पार्ट, ठीक है, लोअर पार्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें आप इंपॉर्टेंट चीजें आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क भी मिलेंगे, जैसे कि कैंपबेल बे नेशनल पार्क भी बेसिकली इसी का पार्ट होगा, ठीक है। गलाथिया नेशनल पार्क भी बेसिकली इसी का पार्ट होगा, क्योंकि अंडमान निकोबार में काफी सारे आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देखोगे जो निकोबार है वो बेसिकली आपको बे ऑफ बंगाल में लाई करेगा, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पर कैंपबेल ने नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा, इसी का पार्ट है। ये जो कैंपबेल पे नेशनल पार्क है ये आपका ग्रेट निकोबार का ही पार्ट है, और गलाथिया नेशनल पार्क भी बेसिकली इसी का पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो टेंशन नहीं लेना है, सिंपल सा है। बट हाँ, पूछा जा सकता है कि कई बार कैंपबेल बे नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए निकोबार के अंदर ये स्थित है, ठीक है। तो इतना सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद बेसिकली आप देखोगे यहाँ के ट्राइब काफी फेमस है, निकोबारीज ट्राइब और सोम्पेन ट्राइब्स, ठीक है। ये दोनों ट्राइब्स काफी फेमस है, निकोबारीज और सोम्पेन ट्राइब। इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो एक बार इसको लेकर आपको रीड करना है, क्या इनके पास पीवीटीजी स्टेटस है क्या, ठीक है। क्या ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है या नहीं है, तो एक बार रीड करना है, फिर कमेंट करके आप मुझे बताओगे कि जो दोनों ट्राइब्स है ये पीवीटीजी के अंदर सम्मिलित है या नहीं है। क्योंकि यूपीएससी पूछ लेता है कि जो इस विशेष रूप से कमजोर जनजातीय ग्रुप में ये सम्मिलित है या नहीं है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद अचनकर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, जो मैंने आपको बोला था एमपी छत्तीसगढ़ पे देखने को मिलेगा, बॉर्डर वाले एरियाज में, जो मध्य प्रदेश में भी है और छत्तीसगढ़ वाले दोनों पार्ट में है, अचनाकर और बेसिकली अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। ध्यान रखना यहाँ पर जो अचनाकमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो मेजर रिवर सिस्टम देखने को मिलेगा नर्मदा का, क्योंकि अमरकंटक वाला जो प्लेट्यू है वहां से बेसिकली आपको तीन रिवर देखने को मिलेगी, एक आपकी नर्मदा निकलेगी, एक आपकी सोन निकलेगी और एक आपकी जोहिला निकलेगी, ठीक है। तीन रिवर्स आपको देखने को मिलेगी अमरकंटक प्लेट्यू से, ठीक है। अमरकंटक का जो प्लेट्यू है यहाँ से तीन रिवर्स आपको देखने को मिलेगी अमरकंटक के पठार से, ठीक है। आपको ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है नर्मदा, जोहिला और सन, ये तीनों रिवर सिस्टम बेसिकली आपकी निकलती है अमरकंटक प्लेट्यू से, और मेकाल हिल रेंज टुगेदर विद विंध्या एंड सतपुरा, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें आपको मेकाल रेंज भी मिलेगी इस पूरे के पूरे बायोस्फीयर रिजर्व में, विंध्या भी मिलेगी, सतपुरा भी मिलेगी। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया, इस अमरकंटक प्लेट्यू से तीन रिवर्स आपको देखने को मिलेगी, नर्मदा, जोहिला और सन। इन तीनों का उद्गम अमरकंटक प्लेट्यू से ही होता है, अमरकंटक के पठार से ही होता है। ये इंपॉर्टेंट है, और ये बेसिकली आपको इसी रीजन में देखने को मिलेगा, ठीक है। फ्लोरा और फोना पर ने बात कर लिया। अब आप देखोगे एमपी छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर है, तो आपको फॉरेस्ट तो डेसिडुअस मिलेंगे, हो सकता है कहीं पे मॉइस्ट हो, कहीं पे आपको ड्राई हो। मॉइस्ट मतलब बेसिकली मॉइस्चर अच्छा खासा हो, बारिश ठीक अच्छी होती हो, और ड्राई का मतलब बारिश थोड़ी कम हो। तो मॉइस्ट या ड्राई आपको देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका अमरकंटक वाला पार्ट। आप देख सकते हो ये वाला पार्ट अचनाकर अमरकंटक वाला पार्ट बेसिकली आपको ये इधर आपको छत्तीसगढ़ आ जाएगा, ये एमपी वाला पार्ट होगा। तो दोनों की बॉर्डर पर आपको ये देखने को मिलेगा, दोनों राज्यों के अंदर ही आपका फैला हुआ है, ठीक है। ध्यान रहेगा सब लोगों को। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगस्त्य मला बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी काफी फेमस है। ध्यान रखना, ये बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली आपका वेस्टर्न घाट में है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेंचुरीज देखने को मिलेगी, और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। आप देखोगे अगस्त्य मला की लोकेशन में अगर आपको बताऊं, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो अच्छे से। अगस्त्य मलाई जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व आपको केरला में भी देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में भी इसका पार्ट आपको देखने को मिलेगा, कुछ पार्ट इसका पहले कर्नाटका में भी देखने को मिलता था। तो आपको इसको मैं बता देता हूँ, ये बायोस्फीयर रिजर्व है जो पहले 2001 में बना था, ठीक है। यह आपको सदर्न मोस्ट और वेस्टर्न घाट्स के अंदर कहाँ पर लोकेटेड देखने को मिलेगा, आपके जो वेस्टर्न घाट्स हैं और सदर्न मोस्ट पार्ट है, आपको इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा। जो आपका वेस्टर्न घाट्स भी और आपका साउथ वाला हिस्सा भी है, केरला भी आएगा इसके अंदर, आपका तमिलनाडु भी आएगा। इसके अंदर आपको संद्रूनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी, ठीक है। पेप्पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी, नैयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी, कलाकड़ आपको एंड मुंदुथराई टाइगर रिजर्व, ये सारे के सारे बेसिकली आपको अगस्त्यामला बायोस्फीयर रिजर्व में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ,
वेस्टर्न घाट घाट में है, साउथ में है, बारिश अच्छी खासी होगी, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। कई जगह मॉइस्ट डेसिडुअस भी होंगे, ठीक है। और ऊंचाई पर आपको सोलह फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऊंचाई पर आप जाओगे तो आपको पता है पर्वतीय वन आपको देखने को मिलते हैं, तो जिसको माउंटेन रेन फॉरेस्ट, और ऊंचाई पर ही आपको सोलह फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे। इनसे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर सोलह फॉरेस्ट से भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है कि सोलह फॉरेस्ट क्या आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं कि नहीं। सोलह फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं होते। सोलह फॉरेस्ट आपको हाइट पर मिलेंगे और वहां पर एवरग्रीन आपको नहीं मिलेगा। ये आपके माउंटेन रेन फॉरेस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, पर्वतीय वन आपको देखने को मिलेंगे, ऊपर थोड़े हाइट पर आपको देखने को मिलेंगे वेस्टर्न घाट्स के अंदर, ठीक है। तो सोलह फॉरेस्ट को लेकर यूपीएससी ने स्टेटमेंट दिया था कि ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, एवरग्रीन नहीं होते। ये हाइट पर मिलते हैं, डेफिनेटली आपको हाइट पर ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक सब लोगों को समझ आ रही है सारी चीजें, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो ये अब बाईस पर रिजर्व का आइडिया इसलिए आपको दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा दिमाग में रहे कि कहाँ पर कौन से फॉरेस्ट मिल रहे हैं, कौन से लोकेशन पर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आइडिया रहेगा तो आप इजीली आंसर वहां पर एग्जाम में कर पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व दोनों हैं जो लोकेटेड है सिक्किम के अंदर। और ध्यान रखना 2016 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इसको मिक्स्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया था। मिक्स्ड हेरिटेज का मतलब है कि यहाँ पर नेचुरल और कल्चरल, ठीक है, दोनों सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिलेगी। ध्यान रखना, मिक्स्ड हेरिटेज साइट भारत में केवल और केवल अभी तक एकमात्र मिक्स्ड हेरिटेज साइट थी जिसका नाम है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, जो सिक्किम में है। नेचुरल भी सिग्निफिकेंस है इसकी, और कल्चरल बेसिकली बुद्धिज्म वगैरह की वजह से इसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको 2016 में पहली मिक्स साइट का दर्जा मिला था, ठीक है। ये यूनेस्को का जो मैप प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, उसके तहत भी इसको सम्मिलित किया गया है, ठीक है। और ध्यान रखना, आपको जो भी डाउट आ रहे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट दे सकते हैं। जैसे मैं देखूंगा आपके डाउट्स को मैं एड्रेस कर दूंगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को। पार्क का नाम कहाँ से आया है? कंचनजंगा पीक से या कंचनजंगा माउंटेन से इसको नाम दिया गया है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पर बेसिकली आपको कंचनजंगा चोटी का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, कंचनजंगा पर्वत का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, उससे बेसिकली आपको नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक सारी चीजें समझ आ रही है। तो कंचनजंगा के बारे में ये चीज आप लोगों को याद रखना जरूरी है। अब आप हाइट पर जाओगे तो स्नो लेपर्ड आपको देखने को मिलेगा, मस्क डियर आपको देखने को मिलेगा, स्लोथ बियर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे जैसे अपने ऊपर जाएंगे हाइट पर, तो हाइट पर जाओगे तो आपको नॉर्मल नहीं मिलेंगे, अपने हिरण वगैरह ये कम मिलेंगे आपको। जो मिलेंगे वहां पर उसी टाइप के एडेप्टेशन मिलेंगे, जैसे कि स्नो लेपर्ड देखने को मिलेगा, डियर में भी आपको मस्क डियर मिलेगा, भालू में स्लोथ बियर आपको मिलेगा। तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाओगे आपके फ्लोरा और फोना भी चेंज होते जाएंगे। अब ऊंचाई पर जा रहे हो तो आपको टेम्परेट फॉरेस्ट मिलना स्टार्ट हो गए, ब्रॉड लीव्स जिनकी पत्तियां छोटी होगी, तो उस टाइप के फ्लोरा आपको यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। समझ आ रहा है आप लोगों को यहाँ तक सारी चीजें? तो ध्यान रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कंचनजंगा वाला पूरा का पूरा पार्ट है ये आपका, जो आपको सिक्किम में देखने को मिल जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ तक आई थिंक समझ आ रहा होगा सभी लोगों को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप देखोगे पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। पन्ना बेसिकली आपको देखने को मिलेगा, सब लोगों को पता है, ये आपको कहाँ पर होगा? एमपी के अंदर, ठीक है। तो ये आपका होगा एमपी के अंदर। केन रिवर फ्लो करती है, ध्यान रखना। केन बेतवा वाला जो प्रोजेक्ट था मैंने आपको बताया भी था, केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, जिसमें केन का पानी बेतवा को दिया गया था, ठीक है। ये एक इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट भी है, उसको लेकर भी काफी चर्चा में रहता है। ये नेशनल पार्क इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है। कौन सा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है? रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें केन रिवर का पानी किसको सप्लाई किया जाएगा? बेतवा को, ताकि बेसिकली केन रिवर का जो एक्सेस वाटर है वो बेतवा के माध्यम से जितने भी ड्रोट रीजन है वहां तक पहुंचाया जा सके। और बेसिकली इस रिवर इंटरलिंकिंग के माध्यम से काफी सारे इसमें एनवायरमेंट को लेकर भी क्वेश्चन मार्क उठाए गए थे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि केन रिवर आपकी इसी बायोस्फीयर रिजर्व से फ्लो करती है। और जो आपका ये बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा, एमपी के अंदर 3 बायोस्फीयर रिजर्व है। पंचमढ़ी जो अभी अपन ने देखा, अमरकंटक जो अपन ने देखा, और तीसरा आपका पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि एमपी के अंदर 3 बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व,
पंचमढ़ी और अमरकंटक। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्लियर रहेगा कि कम से कम एमपी में कितने बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे, पन्ना, पंचमढ़ी और अमरकंटक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर होगा सब लोगों को। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे ये जो रीजन है ये विंध्या माउंटेन रेंज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। कौन सी माउंटेन रेंज के अंदर होगा? ये आपका विंध्या माउंटेन रेंज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और आप लोगों के लिए इसीलिए मैंने वीडियो तैयार किया है, क्योंकि बेसिकली आप लोगों को ऐसा नहीं हो कि आप लोगों को फ्राइडे, सिर्फ सैटरडे संडे का आपका ऑफ रहेगा। फ्राइडे को मैंने प्रिपेयर कर दिया है, प्रीमियर वीडियो डाल दिया है। जो आपके डाउट्स होंगे कमेंट बॉक्स में मुझे दे दीजिएगा, आपके डाउट सारे मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ये रिवर है, ये जो रीजन है मैंने आपको बोला केन रिवर है। ठीक है, one of the least polluted tributaries of the Yamuna River. ठीक है, flows through the reserve and Ken Betwa River interlinking project will also be located in it. मैं आपको बोला था, इसीलिए इसी रीजन में आपको केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट भी देखने को मिलेगा। इसीलिए एनवायरमेंट के काफी सारे इश्यूज हैं कि यहाँ पर आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, तो वहां को लेकर, क्योंकि इससे बेसिकली पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व का काफी सारा पार्ट सबमर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो उसको लेकर भी काफी सारे क्वेश्चन मार्क उठाए गए थे। और ध्यान रखना, इस रीजन जो पन्ना डायमंड माइनिंग के लिए भी काफी फेमस है ये रीजन। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है आपको, केन बेतवा के बारे में, विंध्या माउंटेन रेंज के बारे में, एमपी में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये रीजन आपको जो देखने को मिलेगा, ये पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व का रीजन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। चलिए अब अपन क्वेश्चंस ले लेते हैं फटाफट से। ठीक है, फटाफट से आप सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दीजिएगा। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, चलिए तो आज अपन ने जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व बच रहे थे, हमने पंचमढ़ी देख लिया, हमने सिमलीपाल देख लिया, हमने ग्रेट निकोबार देख लिया, हमने पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व देख लिया। तो जितने भी इंपॉर्टेंट थे हमने अचनार अमरकंटक रिजर्व देख लिया। ठीक है, तो तीन तो एमपी के आज हमने देख लिए, पंचमढ़ी, पन्ना और बेसिकली अमरकंटक वाला पार्ट। एक उड़ीसा का सिमलीपाल देख लिया, एक ग्रेट निकोबार हमने यहाँ पर देख लिया। तो ये जो इम्पोर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ के रिवर के बारे में, इसकी लोकेशन के बारे में, आसपास की पहाड़ियों के बारे में और इम्पोर्टेंट स्पेसीज के बारे में। क्लाइमेट का ऑटोमेटिकली आपको जैसे ही आप देखोगे कौन से स्टेट में है, आप क्लाइमेट का आइडिया लगा सकते हो। तो इसके लिए भी एक छोटा सा मैं आप लोगों को चार्ट बनवाऊंगा, एक आपको पढ़ाऊंगा कि किस प्रकार से भारत के कौन कौन से रीजन में कौन कौन से क्लाइमेट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विच अमंग द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड आर्टिकल 239 AA which confers a special status to Delhi among UTs where it was provided with a legislative assembly to make laws on state subject। देखो क्या बोला गया है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 239 AA हमारे संविधान में जोड़ा गया, जो किसके बारे में बात करता है, दिल्ली जो यूटीज में आपका दिल्ली वाला पार्ट है उसको स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा ताकि वहां पर विधानसभा सेटअप की जा सके, जो वहां के जो स्टेट सब्जेक्ट है उन पर कानून बना सके। तो क्वेश्चन है आपका कि कौन सा संविधान संशोधन आर्टिकल 239 AA को हमारे संविधान में जोड़ता है, जिसके माध्यम से दिल्ली के पास विधानसभा का स्टेटस आ जाता है ताकि वो बेसिकली अपने स्टेट सब्जेक्ट पर कानून बना सके। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 69th है, 42nd है। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 48th है आप लोगों का। ठीक है, 48th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फटाफट से आंसर कीजिए, सब लोग आंसर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सब लोग आंसर करके बताएंगे, कमेंट बॉक्स में सभी लोगों के आंसर्स होने चाहिए। ठीक है, जब मैं कमेंट बॉक्स देखूंगा तो मुझे आप सभी लोगों के आंसर चाहिए, तो ट्राई कीजिए आंसर करने का। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ ताकि आप लोग आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर करेंगे सब लोग कि कौन सा अमेंडमेंट, और स्पेशल स्टेटस ऑफ दिल्ली को लेकर काफी इंपॉर्टेंट ये अमेंडमेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। आप लोगों का ए इज द करेक्ट आंसर होगा। दिस इज रिलेटेड टू द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो आप देख सकते हो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने हमारे संविधान में आर्टिकल जोड़ा 239 AA, जो दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस देता है। ठीक है, जिसके माध्यम से वहां पर आपको विधानसभा देखने को मिलेगी, जो वहां के जितने भी स्टेट सब्जेक्ट है उन पर वो कानून बना सकते हैं। यस डेफिनेटली, तो ध्यान रखना 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज द करेक्ट आंसर। सब लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में, दिल्ली को लेकर काफी बार ये क्वेश्चन पूछा
गया है। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में अक्सर पूछे जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये पेयर आप लोगों के लिए क्या है, जैसे कि आपसे पूछा है एक तरह से मिलिटेंट ग्रुप्स और दूसरी तरफ कंट्री ऑफ द ओरिजिन। ये जो आतंकवादी ग्रुप है या जो मिलिटेंट ग्रुप है, ये कौन सी कंट्री से संबंधित है। जैसे बोको हराम के सामने लिखा हुआ है नाइजीरिया, हजिबुल्लाह के सामने लिखा हुआ है सीरिया और हमास के सामने लिखा हुआ है लेबनान। अब आपको करेक्ट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी काफी पूछता है कि कौन सा मिलिटेंट ग्रुप या कौन सा आतंकवादी ग्रुप कौन सी कंट्री से संबंधित है या कहाँ पर उसका ओरिजिन हुआ है, कहाँ से वो उठना स्टार्ट हुआ है, उद्गम कहाँ से। ट्राई करेंगे आंसर करने का, सभी लोग आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर कीजिए। बोको हराम के सामने नाइजीरिया है, हजिबुल्लाह के सामने सीरिया है, हमास के सामने लेबनान है। ट्राई कीजिए आंसर करने का फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा है, यहाँ से भी काफी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, और यूपीएससी लगातार पूछता है। ट्राई कीजिए सब लोग आंसर करने का, देखते हैं कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। सभी लोगों के आंसर्स होने चाहिए। जब भी मैं आप लोगों का कमेंट बॉक्स देखूंगा तो मुझे सभी लोगों के आंसर मिलने चाहिए। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि आपका ओनली ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपका हजीबुल्लाह और हमास, हजीबुल्लाह आपका लेबनान में देखने को मिलेगा। आपको देखिए, हजीबुल्लाह आपको देखने को मिलेगा लेबनान में, और बेसिकली हमास का ओरिजिन आपको पैलेस्टीन से देखने को मिलेगा। बोको हराम बिल्कुल सही है आपका नाइजीरिया के अंदर। तो आप देखोगे यहाँ पर आपका ए इज द करेक्ट आंसर, बोको हराम बिल्कुल सही है। हजीबुल्लाह आपका चला जाएगा कहाँ पर, लेबनान के अंदर, और बेसिकली आपका हमास का ओरिजिन आपको देखने को मिलेगा पैलेस्तीन के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो पर्टिकुलर मिलिटेंट ग्रुप है कौन सी कंट्री से, हजीबुल्लाह काफी पॉपुलर रहता है लेबनान के अंदर, बोको हराम काफी इंपॉर्टेंट है नाइजीरिया, और हमास आपका पैलेस्टीन के अंदर। तीनों मिलिटेंट ग्रुप के बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा ताकि आप इसके बारे में इजीली आंसर यहाँ पर कर पाए। आई होप क्लियर होगा सब लोगों को ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पर अपन चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ऑफिसर was regarded by Dr. Ambedkar as the most important office under the Constitution of India during Constituent Assembly debate। ठीक है, जब आपकी संविधान सभा की डिबेट चल रही थी, संविधान सभा की जब बहस चल रही थी, तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने भारतीय संविधान के अंदर किस ऑफिसर को सबसे महत्वपूर्ण ऑफिसर या सबसे महत्वपूर्ण पद के रूप में नामित किया। आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल केग को, एक आपके अटॉर्नी जनरल को, एक आपके स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को, एक आपके फाइनेंस कमिश्नर को। तो आपको बताना है कि संविधान सभा में जब बहस चल रही थी तब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने किस ऑफिसर को लेकर बोला कि संविधान में ये काफी महत्वपूर्ण ऑफिसर आपको देखने को मिलेगा, काफी महत्वपूर्ण पदाधिकारी आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन पहला केक के बारे में, ठीक है, दूसरा अटॉर्नी जनरल जो बेसिकली आपका महाधिवक्ता होता है, तीसरा आपका जो अल्पसंख्यक, ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यक मामलों का जो स्पेशल ऑफिसर होता है उसके बारे में, चौथा आपका वित्त कमिश्नर, ठीक है, जो फाइनेंस कमिश्नर होता है उसके बारे में। तो बताना है, सब लोग ट्राई करेंगे आंसर करने का। और इसको बोला जाता है कि अंबेडकर साहब ने इसको बताया था, दिस इज द बुलवार्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ये, जो पर्टिकुलर ऑफिसर आपको देखने को मिलेगा। और उसका आर्टिकल भी आपको मेंशन करना है, ठीक है, उसका आर्टिकल भी आपको मेंशन करके बताना है। सब लोगों के आंसर मुझे चाहिए, ट्राई करेंगे। इसका आंसर होगा आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल केक, जो बेसिकली भारत में पूरा का पूरा काम, ऑडिटिंग का काम बेसिकली पूरा का पूरा आपके केक के हाथों में होता है। तो बेसिकली केक को अंबेडकर साहब ने भारतीय संविधान का आधार स्तंभ बताया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन केक को बताया गया था, इंपॉर्टेंट ऑफिसर बताया गया था। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आर्टिकल कौन सा है, ठीक है, सब लोग ट्राई करेंगे आंसर करने का। जैसे मैंने आपको याद करवाया था कि फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल 280 है, इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 324 है, वैसे ही केक के आर्टिकल के बारे में भी हमने चर्चा की थी। सब लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, जो इंडिया का
जो पूरा का पूरा इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सिस्टम का हेड होता है, मुखिया होता है। और इसको जो आपका पब्लिक पर्स है, जितनी भी पब्लिक मनी है, उसका गार्जियन इसको बोला जाता है, जो पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पर, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, उन दोनों पर क्या करता है, नियंत्रण रखता है, कंट्रोल रखता है। तो ध्यान रखना, हमारे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल बनाने के लिए, जवाबदेह बनाने के लिए इसका रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। यही रीजन था कि डॉक्टर अंबेडकर ने केक को बेसिकली हमारे संविधान में सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर या इंपॉर्टेंट पदाधिकारी के रूप में बताया था। तो ध्यान रखेंगे सब लोग इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है और उनके सामने दिया गया है, रिपोर्ट कौन निकालता है। ध्यान रखना, यहाँ पर एक चीज सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को एक लिस्ट तैयार करवाऊंगा, तो एक लिस्ट आज आपको देखने को मिलेगी वन बाय वन। ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू पर्टिकुलर एक एक इंस्टीट्यूशन हम यहाँ पर कवर करते रहेंगे, ताकि आपको सारी की सारी चीजें देखने को मिल सके। ठीक है, तो आपको वन बाय वन सारी की सारी चीजें मैं करवाता रहूंगा, तो आप आंसर करेंगे। इधर रिपोर्ट दी गई है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, उसके सामने लिखा हुआ है वर्ल्ड बैंक। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, उसके सामने लिखा हुआ है यूनेस्को। इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके सामने लिखा हुआ है यूएनडीपी। और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, इसके सामने लिखा हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें से दो रिपोर्ट तो डायरेक्टली यूपीएससी के द्वारा पूछी जा चुकी है। ध्यान रखना, दो रिपोर्ट तो अभी डायरेक्टली यूपीएससी ने पूछ लिया है, और आने वाली रिपोर्ट भी पूछी जा सकती है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मैक्सिमम लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, और आप सब लोगों के कमेंट में रीड करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आप सब लोग आंसर कीजिए, ट्राई करेंगे सब लोग आंसर करने का। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए सब लोग, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर आंसर कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए आज ज्यादा बड़ा सेशन नहीं रखेंगे, थोड़ा छोटा सेशन रखेंगे अपन। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर जो आपका आंसर, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ओनली 4। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। आप बोलोगे, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये रिपोर्ट भी सारी की सारी रिपोर्ट आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। जो चारों की चारों रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, ये निकालता है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। पॉइंट, रिपोर्ट नंबर 1 भी यूपीएससी ने पूछ ली, रिपोर्ट नंबर 4 भी यूपीएससी ने पूछ ली, दोनों क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिए हैं। ठीक है, और इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स भी आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। तो आप देख सकते हो, एक लिस्ट मैंने आप लोगों को दी है, सब लोगों को लिस्ट दी है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जितनी भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है, वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब इसमें से आपको कौन कौन सी याद रखनी है। आपको पॉइंट नंबर 1 याद होना चाहिए, 3 याद होना चाहिए, 4 याद होना चाहिए, 5 याद होना चाहिए। ठीक है, कम से कम आपको ये 3-4 जो मैंने बताई है, ये तो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। और ध्यान रखना, जहां पर ग्लोबल लग रहा है, जनरली आपकी जो रिपोर्ट है, कुछ को छोड़ के, ठीक है, कुछ को छोड़कर, जैसे कि आप देखोगे ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये निकालता है बेसिकली। दो रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी, ये काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। एक ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट है, एक ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है। ठीक है, दोनों रिपोर्ट सेम है, बस एक वर्ड का फर्क है। यहाँ पर डेवलपमेंट लिखा आ रहा है और यहाँ पर स्टेबिलिटी लिखा आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, डेवलपमेंट का काम होता है वर्ल्ड बैंक का, तो ये रिपोर्ट निकालता है वर्ल्ड बैंक। स्टेबिलिटी का काम होता है आईएमएफ का, तो ये रिपोर्ट निकालता है आईएमएफ। तो लिख लेना इन दोनों रिपोर्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट से एग्जाम में आ सकती है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, स्टेबिलिटी है तो इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने का काम किसका है, आईएमएफ का, और वर्ल्ड को डेवलप करने का काम किसका है, वर्ल्ड बैंक का। तो याद रखने का भी बहुत आसान तरीका है। उसके अलावा, इन दोनों के अलावा जो जनरल रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी, जहां पर ग्लोबल लगा हुआ रहेगा, वो आपको WEF की देखने को मिलेगी। एक जनरल याद रखने का तरीका है कि आपको एग्जाम में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन आपको पता है कि मुझे इन दोनों रिपोर्ट के अलावा कोई तीसरी रिपोर्ट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो जनरली वो WEF या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से ही रिलेटेड होगी, अगर वो ऑप्शन में है तो। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। ये होता है आपका एजुकेटेड गेस। ठीक है, जहां पर आप एलिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है दो ग्लोबल वाली रिपोर्ट, एक वर्ल्ड बैंक की है, एक आईएमएफ की है। उसके अलावा जो जनरल रिपोर्ट ग्लोबल नाम से देखने को मिलेगी, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की होगी। लेकिन जरूरी नहीं है आप 10 रिपोर्ट देखो तो 10 की 10 ही WEF की हो, लेकिन जनरली देखने को मिलेगी। अगर आपको गेस करना है, आंसर करना है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को कीजिएगा इन दोनों को हटाने के बाद। इसीलिए आप देखोगे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट यूपीएससी ने पूछा था, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट यूपीएससी ने पूछा था। ठीक है,
ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट भी पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। लिस्ट मैंने आपको दे दी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को लेकर। ऐसे ही मैं आपको आईएमएफ को लेकर भी लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा, वर्ल्ड बैंक को लेकर भी लिस्ट दे दूंगा, नीति आयोग को लेकर भी लिस्ट दे दूंगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन और भी आसान हो जाएगी। इजीली आप इनको सारी चीजों को ध्यान में रख सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा साहनी केस 1992 इज रिलेटेड टू, ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। जो आपका इंदिरा साहनी केस था 1992 वाला, वो किस चीज से संबंधित है? पहला, रिजर्वेशन आरक्षण को लेकर, सेकंड, राइट टू प्राइवेसी, निजता के अधिकार को लेकर, निजता के अधिकार को लेकर, हेड स्पीच, और बेसिकली आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सारी की सारी चीजें न्यूज में है, ठीक है। हेड स्पीच भी न्यूज में है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी न्यूज में है, और रिजर्वेशन भी न्यूज में है, और राइट टू प्राइवेसी। बताना इंदिरा साहनी के 1992 किससे संबंधित है? ट्राई कीजिए सब लोग आंसर करने का, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर आंसर कर पाते हैं। ट्राई करेंगे सब लोग आंसर करने का। ओके, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका आंसर होगा आपका जो रिजर्वेशन, ठीक है। ओबीसी रिजर्वेशन वाला जो पार्ट है आपको, ठीक है, ओबीसी को जो 27% रिजर्वेशन दिया गया था, वो आपको इसी केस में देखने को मिलेगा। इज द करेक्ट आंसर। तो आपको बता देता हूँ इसके बारे में। इंदिरा साहनी केस 1992, जो 27% रिजर्वेशन कोटा दिया गया था बैकवर्ड क्लासेस को, ठीक है, और गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है रिजर्विंग 10% गवर्नमेंट जॉब्स फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, अमंग द हायर कास्ट, ठीक है। तो बेसिकली इसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी केस 1992 के अंदर, ठीक है। तो इंदिरा साहनी केस में बेसिकली ये आपका ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर है। तो 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया था, ठीक है। मांडल कमीशन ने जो 27% कोटा की सिफारिश की थी, ठीक है, उसके अलावा जो यहाँ पर बहुत सारी चीजों पर बात की गई थी कि आपका जो रिजर्वेशन है वो 50% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बोला था अगर 100 सीटें हैं तो आपका रिजर्वेशन मैक्सिमम 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी आप देखोगे ईडब्ल्यूएस आने के बाद अब ये रिजर्वेशन कहां पर चला गया? 60%, ठीक है। लेकिन अभी इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी बेंच बनाई गई है, वो डिसाइड करेगी। लेकिन तब तक आपको ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट मिलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे नहीं लगाया, क्योंकि पार्लियामेंट ने ईडब्ल्यूएस एक्ट को पास किया था, और इससे जो सीलिंग है 50% में प्लस 10% और ऐड हो गया, तो 60% पर सीलिंग चली गई है। और ध्यान रखना, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी जज बेंच बैठेगी और वो निर्णय करेगी कि ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन देना सही है या गलत है। क्योंकि ईडब्ल्यूएस में बेसिकली इन्होंने इकोनॉमिक आधार पर रिजर्वेशन लिया है, जो पहली बार इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। जनरली रिजर्वेशन का क्राइटेरिया क्या होता है? बैकवर्डनेस, इसका जो क्राइटेरिया होता है आपका पिछड़ापन क्राइटेरिया होता है, ठीक है। सोशल बैकवर्डनेस आपका क्राइटेरिया होता है। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस कभी भी बेसिकली रिजर्वेशन का क्राइटेरिया नहीं रहा, और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी इकोनॉमिक आधार पर रिजर्वेशन कभी नहीं दिया। आपके जो सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर रिजर्वेशन हमेशा दिया जाता है, तो ध्यान रखना। यहाँ पर ये सारी चीजें इंदिरा साहनी केस ओबीसी के 27% रिजर्वेशन को लेकर, और इन्होंने यहाँ पर बोला था कि आपकी जो रिजर्वेशन की लिमिट है वो 50% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। किसी भी हालत में 50% से ऊपर आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। अगर कोई स्टेट देता है तो आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको क्या कर देता है? अमान्य घोषित कर देता है। ध्यान रखिएगा इसको। नाउ द क्वेश्चन है स्कीम को लेकर, फेम इंडिया, ठीक है, आपको बताना है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेम इंडिया, ठीक है। फेम इंडिया एक काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। अगर आप लोगों को ध्यान हो इसकी फुल फॉर्म, तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है टू इंक्रीज इंडिया सॉफ्ट पावर थ्रू पेनिट्रेशन ऑफ इंडियन सिनेमा, ठीक है। इंडियन सिनेमा के माध्यम से भारत की जो नम्र शक्तियां हैं उनको बढ़ावा देना, सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देना। सेकंड, टू क्विकली अडॉप्ट एंड मैन्युफैक्चर हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। ये रिलेटेड है आपके जो हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनको लगातार मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करना। तीसरा है टू प्रमोट टूरिज्म इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, आपकी दक्षिणी पूर्वी एशिया कंट्री में टूरिज्म या पर्यटन को प्रमोट करना। एंड फोर्थ आपका टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू टॉप 500 स्कूल स्टूडेंट फॉर हायर एजुकेशन इन रेपुटेड फॉरेन कॉलेजेस, ठीक है। टॉप 500 स्टूडेंट को जो बड़े बड़े आपके फॉरेन कॉलेजेस हैं वहां पर हायर एजुकेशन के लिए छात्रवृत्ति प्रोवाइड करवाना। ट्राई कीजिए कि आपका आंसर क्या होगा फेम इंडिया स्कीम को लेकर, ठीक है। और ध्यान रखना, ये अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूँ, ये आपकी ये को लेकर भी आप लिंक कर सकते हो इसको, ठीक है। गैस आधारित अर्थव्यवस्था से भी लिंक आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ट्राई करेंगे आंसर करने का आप लोग इसको, और बेसिकली क्लीन एनर्जी से भी आप इसको लिंक कर सकते हैं। दो मैंने आपको हिंट दे दिए हैं, आई थिंक आप लोग आंसर इजीली कर पाएंगे यहाँ पर।
यस, आप देखोगे फास्टर अडॉप्शन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ठीक है, ये प्रमोट करता है, बी इज द करेक्ट आंसर। सब लोग आंसर करेंगे, जरूर ध्यान रखना, सब लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। ये जो फेम इंडिया स्कीम है, ये रिलेटेड है कि किस प्रकार से आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, हाइड्रोजन से चलने वाले व्हीकल्स को, जो हाइब्रिड व्हीकल्स है उनको बढ़ावा दिया जाए, ताकि बेसिकली कार्बन प्रदूषण भी कम हो, कार्बन उत्सर्जन भी कम हो, क्लीन एनर्जी भी रहे, और बेसिकली इनमें आपको एफिशिएंसी भी देखने को मिले। तो फेम इंडिया स्कीम आपको फास्टर अडॉप्शन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को या हाइब्रिड व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए है। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, यहाँ पर आपका बी आंसर करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए, तो आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया फुल फॉर्म इसकी, फेम इंडिया की, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन इंडिया, ठीक है। आपको बेसिकली भारत के अंदर हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करना है। ये किसके तहत देखने को मिलेगा? जो हमारा नेशनल इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 है, उसी का पार्ट आपको ये देखने को मिलेगा। नेशनल इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 का पार्ट देखने को मिलेगा। 4 इंपॉर्टेंट एरिया है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को लेकर। पायलट प्रोजेक्ट मतलब बेसिकली इसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर चलाया जाएगा पहले। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आपको जगह जगह पर चार्जिंग पॉइंट बनाने होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए चार्जिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और डिमांड, लोगों के डिमांड क्रिएशन करना होगा, क्योंकि अभी हम यूज नहीं करते इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का आप यूज तब कर पाएंगे जब आपको जगह जगह पर चार्जिंग स्टेशन होंगे, टेक्नोलॉजी बेसिकली आपकी टू द पॉइंट होगी, ठीक है, तब आप बेसिकली इन सारी चीजों को यूज कर पाएंगे। डिमांड क्रिएशन भी इसका काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, तो बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन है आपका रिवर सिस्टम को लेकर। एक तरफ रिवर्स दी गई है, सामने उनका ओरिजिन स्टेट दिया गया। ओरिजिन स्टेट मतलब उन रिवर्स का उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, जैसे गंगा उसके सामने लिखा हुआ है उत्तराखंड, इंडस उसके सामने लिखा हुआ है हिमाचल प्रदेश, कृष्णा उसके सामने लिखा हुआ है कर्नाटका। अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सभी लोगों का करेक्ट होना चाहिए। कौन सी रिवर का उद्गम स्थान कौन सा राज्य है, तो ट्राई करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन भी यूपीएससी काफी ज्यादा पूछता है, तो देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। सब लोग ट्राई कीजिए आंसर, सब लोगों के कमेंट में देखना हो, आप लोग ट्राई कीजिए, सब लोगों को ट्राई करना है फटाफट से। चलिए ट्राई करेंगे। आज अपन ने कुछ बायोस्फीयर रिजल्ट सीखे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपन यहाँ पर सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ट्राई कीजिए फटाफट से। तो मैं आपको बता देता हूँ, उसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे। कल ही मैंने आपको सिखाया था कि जो आपकी इंडस रिवर है वो इंटरनेशनल रिवर है। इंडस इंटरनेशनल है आपकी, मैंने कल ही आपको बताया था। सतलज आपकी इंटरनेशनल है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ब्रह्मपुत्र आपकी इंटरनेशनल है, ठीक है। अब जब आपको पता है ये तीनों इंटरनेशनल रिवर है, तो इन तीनों का ओरिजिन भारत में नहीं हो सकता ना, ठीक है। भारत के किसी राज्य में देखने को नहीं मिलेगा। इंटरनेशनल रिवर का मतलब ही क्या है? जिसका ओरिजिन भारत के बाहर है। तो सेकंड को अगर आप एलिमिनेट करोगे, सेकंड को एलिमिनेट करते हैं, आपका बी भी चला जाएगा, आपका डी भी चला जाएगा। आपको पता है गंगा रिवर उत्तराखंड से निकलती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। तो कृष्णा रिवर कहाँ से निकलती है? आपकी महाराष्ट्र से, तो कर्नाटक आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया? ए इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हो इसके बारे में सब लोगों को सारी चीजें समझ आ गई। गंगा का ओरिजिन बिल्कुल सही है उत्तराखंड में, ठीक है। इंडस का गलत है। कृष्णा रिवर आपकी बेसिकली कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलती है। आपका आंसर हो जाएगा 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये पीएम केयर फंड को लेकर जो काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, और कोरोना के टाइम पर तो इसको लेकर काफी सारे क्वेश्चन भी आप लोगों से देखने को मिलेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू पीएम केयर्स फंड, ठीक है। तो पीएम केयर्स फंड के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, पीएम केयर इज अंडर द एम्बिट ऑफ सेक्शन 2H ऑफ आरटीआई एक्ट 2005, ठीक है। ये बेसिकली जो आपका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, उसके सेक्शन 2H के तहत आपको देखने को मिलेगा। सेकंड, इसके अंदर जो डोनेशन दिए जाते हैं, डोनेशन गिवन टू पीएम केयर फंड अवेल 100% टैक्स एग्जेम्पशन। अगर आपने इसमें जो डोनेशन किया है उस पर आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आपकी इनकम सोचो 6 लाख है या 5 लाख है, और आपने 50,000 इसमें डोनेट किए, तो 50,000 आपकी इनकम पूरी तरह से टैक्स फ्री होगी। उस पर आपका जीरो टैक्स आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपने देखते हो ना कि LIC की आपने कोई प्रीमियम दे रहे हैं, तो उस पर कोई आपका टैक्स नहीं लगता। वैसे ही पीएम केयर का डोनेशन पूरी तरह से टैक्स फ्री था। अब बता दीजिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। सब लोग ट्राई करेंगे आंसर करने का, ट्राई कीजिए सब लोग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को कितने लोग सही कर पाते हैं यहाँ पर।
सभी लोगों को ट्राई करना। अच्छा क्वेश्चन है पीएम केयर के बारे में, इसके बारे में आपको सारी चीजें बता भी देता हूँ। दोनों के दोनों स्टेटमेंट आप लोगों के क्या होंगे, सही होंगे। पीएम केयर्स फंड, ठीक है, आप देखोगे इसको सेटअप किया गया था एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह, ठीक है, जो रजिस्टर्ड हुआ था मार्च 27 2020 को, ठीक है। सेटअप एज ए पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट विद द ट्रस्टी। इसमें बेसिकली चेयरमैन हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब भी इसके अंदर है। और ध्यान रखना इसके अंदर जो डोनेशंस आएंगे, चाहे आपके फॉरेन कंट्रीब्यूशन से हो, उनको बेसिकली 100% टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी, ठीक है। इट कैन अवेल डोनेशंस फ्रॉम द foreign contribution and donations to fund can also avail 100% टैक्स एग्जेम्पशन। अगर आप लोग कुछ भी अमाउंट यहाँ पर डोनेट करते हो, 50,000, 10,000, 5,000, 1,000, उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और ध्यान रखना पीएम केयर्स बेसिकली आपकी पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया गया है, ठीक है। और ध्यान रखना इट हैज बीन स्टेटेड that the PM Care Fund is not a public authority under the ambit of Section 2H of the RTI Act, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि सेक्शन 2H ऑफ आरटीआई एक्ट है, उसके तहत आपको ये जो पब्लिक अथॉरिटी देखने को नहीं मिलेगा। पहली चीज ध्यान रखना, यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि इसमें आरटीआई के तहत सूचना ली जा सकती है क्या, तो ध्यान रखना इसमें आप आरटीआई लगाकर कोई सूचना नहीं ले सकते, क्योंकि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है और आरटीआई में सूचना पब्लिक अथॉरिटी की ही ले सकते हो। तो ध्यान रखना इसमें एक इम्पोर्टेंट टर्म आया था कि पीएम केयर आपकी पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। पब्लिक अथॉरिटी नहीं है तो बेसिकली सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आप इससे कोई भी सूचना नहीं ले सकते। ये भी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, तो आपको बता देता हूँ। अब देखो पहली चीज आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि पीएम केयर्स फंड आपका आरटीआई के अंदर नहीं आता। इसी को लेकर डिबेट हुई थी, तो यहाँ पर क्लियर जस्टिफिकेशन गवर्नमेंट ने दिया था। इसी को लेकर विवाद हुए थे और बेसिकली विपक्ष ने लेकर काफी बड़ा मुद्दा उठाया था कि पीएम केयर फंड की प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारियां मिलनी चाहिए। लेकिन पीएम केयर फंड के तहत पीएम केयर फंड है आपका जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्लियर दे दिया कि पीएम केयर फंड पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, एक ट्रस्ट के रूप में सेटअप किया गया है और ट्रस्ट आपका पब्लिक प्राइवेट दोनों हो सकता है, जबकि अभी हमारा पब्लिक ट्रस्ट है। और दूसरी चीज इसकी कोई भी जानकारी आरटीआई से आप नहीं ले सकते। दूसरा बिल्कुल सही है, डोनेशंस यहाँ पर आपको 100% टैक्स एग्जेम्पशंस मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया आप लोगों को। पीएम केयर्स फंड में बहुत सारी चीजें अपन ने देखी थी। और ध्यान रखना पीएम केयर्स फंड के अंदर जो आप कंट्रीब्यूशन करोगे वो सीएसआर के तहत भी काउंट होगा, जो आपकी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा कंपनीज की जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसके तहत बेसिकली उसको समाज के लिए कुछ देना होता है, एनवायरमेंट के लिए, समाज के लिए, ठीक है। तो आप देखोगे कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो अमाउंट बेसिकली कंपनी फंड में दे रही है, ठीक है। अगर सोचो आपका किसी कंपनी ने 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ जो डोनेट किया है, ठीक है, इस फंड के अंदर, तो उसको सीएसआर से उतनी छूट मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि कंपनी को सीएसआर एक्टिविटीज में देना होता है। तो पीएम केयर्स फंड के माध्यम से सीएसआर की एक्टिविटीज भी वो फुलफिल कर पाएंगे। इसीलिए कंपनी ने अपना सीएसआर का पैसा था वो पीएम केयर्स फंड के थ्रू बेसिकली क्या कर दिया, चैनलाइज कर दिया। तो ध्यान रखना पीएम केयर फंड आरटीआई के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। दूसरी चीज पीएम केयर फंड के अंदर दिए जाने वाले डोनेशन 100% टैक्स फ्री है। तीसरी चीज बेसिकली यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपकी सीएसआर वाली एक्टिविटीज है, ये भी आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए कि जो सीएसआर वाली एक्टिविटीज है वो भी इसके अंदर काउंट हो जाएगी। तो कंपनीज के लिए फायदा हो गया, वो सीएसआर वाला जो पार्ट था वो पीएम केयर फंड के तहत कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था उस दिन, लोकेशन भी आपको बताई थी कि आपका नेपाल था, ठीक है, उसके बीच में आपका सिक्किम वाला पार्ट आ रहा था, फिर आपको भूटान वाला पार्ट आ रहा था, ठीक है। तो वो आपको बताना है कि भूटान भारत के कौन कौन से राज्य के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ट्राई कीजिए बताने का। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और बिहार, ठीक है। ट्राई करेंगे कि आपका भूटान किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैप का क्लियर कट आपके पास आइडिया होना चाहिए कि भूटान की लोकेशन क्या है, ठीक है। आपको पता है सिक्किम नेपाल और भूटान के बीच में सबमर्ज मैंने आप लोगों को बताया था। तो ट्राई कीजिए आंसर करने का, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। और मैंने आपको नीचे बताया भी था कि यहाँ पर नीचे से वेस्ट बंगाल निकल कर आ रहा है, ठीक है, जो सिक्किम के साथ बेसिकली बॉर्डर करता है, ठीक है। इधर आपका बेसिकली आसाम का पार्ट आ जाता है, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगा लीजिए, ठीक है, मैंने आपको इधर आपका अरुणाचल का पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ट्राई कीजिए बताने का
कि बेसिकली भूटान किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अगर मैंने इतना आपको आइडिया दे दिया है तो मैक्सिमम लोग आई थिंक आप लोग सही कर पाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, बिहार के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। कैसे नहीं करता है? पहली चीज, भूटान जो बॉर्डर शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में, मैंने आपको बता दिया, ये आपको दिखाया मैंने, ये अरुणाचल प्रदेश इसके क्या हो गया, ईस्ट वाले पार्ट में हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपका क्या होगा, सिक्किम इन द वेस्ट, ठीक है। मैंने आपको बता दिया इसके वेस्ट में क्या हो गया, आपका सिक्किम वाला पार्ट हो गया वेस्ट में, ये वेस्ट हो गया या ईस्ट हो गया, ये अपन ने देख लिया, ठीक है। एंड आसाम, सिक्किम इन द वेस्ट एंड आसाम और वेस्ट बंगाल इसके साउथ में देखने को मिल जाएगा। मैंने बोला कि वेस्ट बंगाल नीचे है और आसाम नीचे है, तो साउथ में दोनों देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो समझ आ गया आप लोगों को। तो और ये बेसिकली नेपाल और चाइना के साथ भी बॉर्डर शेयर करेगा, क्योंकि इस साइड में इसके नेपाल है और ऊपर आपका चाइना है। तो पूरा का पूरा मैप आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, दिक्कत ही नहीं आएगी। मुझे पता है ये भूटान है आपका, ठीक है। इस भूटान के बेसिकली यहाँ पर सिक्किम होगा, यहाँ पर नेपाल होगा, क्योंकि सिक्किम आपका नेपाल भूटान के बीच में है। इधर आपका अरुणाचल होगा, नीचे यहाँ से वेस्ट बंगाल आएगा जो बॉर्डर शेयर करता है सिक्किम के साथ, और इधर आपका आसाम आ जाएगा, ऊपर आपका चाइना वाला पार्ट आ जाएगा। पूरा का पूरा पार्ट बहुत क्लियर है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, बिहार बॉर्डर शेयर नहीं करता। बाकी वेस्ट बंगाल भी करेगा, आसाम भी करेगा, अरुणाचल भी करेगा। काफी सिंपल आप इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, फटाफट से कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेज अबाउट आर्टिकल 143? और आप सभी लोग बेसिकली इस मेरे रेफरल कोड का यूज कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के सारे के सारे नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं अभिषेक जैन सर पर, जहां पर आपको टेलीग्राम पर जाइएगा, अभिषेक जैन सर के नाम से सर्च कर लीजिएगा, वहां पर आप इसको जुड़ सकते हैं चैनल से, और यहाँ पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सब्सक्रिप्शन के बारे में, उसके अलावा आपके जितने भी डाउट्स थे, मेरे वाईफाई स्टडी की क्लासेस या अनअकैडमी की क्लासेस, उनकी जानकारी लगातार मिलती रहेगी। ट्राई कीजिए कि आर्टिकल 143 के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला, प्रेसिडेंट टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसके माध्यम से आपका जो राष्ट्रपति है सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। सेकंड, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर, राज्य की कार्यपालिक की शक्तियां किसमें सीमित होती है, राज्यपाल में सीमित होती है। ये शैल बी ए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत में एक केग होगा, एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कैन टेक अप केसेस स्ट्रेट इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ए लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली बेसिकली यहाँ पर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, आपको लोअर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपने केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हो। ठीक है, आपको बताना है आर्टिकल 143 बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको सिखाया था, इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी आप लोगों को। अगर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर मैंने आपको सिखाया था एक कॉन्सेप्ट कि प्रेसिडेंट लव सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। 143 से अपन ने क्या देखा था, प्रेसिडेंट लव सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। मतलब बेसिकली आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट किससे सलाह मांग सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। सलाह भी अलग अलग मामलों में होती है, मैंने आपको बताया था, कुछ संवैधानिक मामलों को लेकर होगी, कुछ जनरल मामलों को लेकर होगी। जो जनरल मामलों को लेकर सलाह होगी वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जरूरी नहीं है वो सलाह दे ही दे, क्योंकि मैंने आपको बोला था आर्टिकल 143 के तहत दो टाइप की सलाह आपको देखने को मिलेगी। एक सलाह होगी जनरल मैटर्स पर, दूसरी सलाह होगी बेसिकली आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पर, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पास जनरल मैटर्स को लेकर गया है तो सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी सकता है और मना भी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट पर कोई बाइंडिंग नहीं है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पर गया है तो सुप्रीम कोर्ट को सलाह देनी ही देनी पड़ेगी, ये सुप्रीम कोर्ट पर बाइंडिंग हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये जो दोनों टाइप में सलाह दी गई है, चाहे जनरल हो चाहे आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में हो, इन पर दी गई सलाह प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग नहीं है। प्रेसिडेंट चाहे तो मान लेगा और चाहे तो नहीं भी मानेगा, उसको सलाह लेनी है सुप्रीम कोर्ट से, सलाह लेने के बाद वो अपना दिमाग लगा लेगा, उसको मानना है तो मान लेगा, अदरवाइज वो उसको नहीं मानना तो कोई दिक्कत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट को अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मामले में आपका प्रेसिडेंट सलाह मांगता है तो सलाह देना बाइंडिंग है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज अपन इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होगी। अगर कोई भी डाउट आपका आता है, क्योंकि ये क्लास आपकी प्रीमियर क्लास थी, ठीक है, इसमें मैं लाइव नहीं हूँ, ठीक है, मैंने रिकॉर्ड करके दे दी थी, ठीक है, क्योंकि बेसिकली आपको पूरे के पूरा टाइम पर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। कोई भी डाउट हो आप लोग तो मुझसे पूछ सकते हैं। सैटरडे संडे, कल और परसों आपका हॉलीडे रहेगा, सैटरडे और संडे को आप लोगों की क्लास नहीं होगी, तो ध्यान रखना है।
सैटरडे संडे को आप लोगों की क्लास नहीं होगी। मंडे से आप लोगों की क्लासेस वापस से रेगुलर होगी, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। वैसे भी संडे को तो आपकी क्लास होती नहीं है, संडे को तो वैसे भी क्लास होते नहीं है, तो सैटरडे को ही आपका हुआ। इस रेफरल कोड को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं अनअकैडमी की किसी भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। और ध्यान रखना, ये सारी की सारी चीजें आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो सभी लोगों तक शेयर करते रहिएगा, ठीक है? लगातार अपनी एनर्जी को कांस्टेंट बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू गाइस, थैंक यू।